हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो थ्योरी जिसका प्रूफ नहीं हो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो वेव बन जाता है। पार्टिकल के मूवमेंट से वेव बनता है। इसका उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया वो ध्यान से समझेंगे। इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया, कोई उस समय उन्होंने प्रूफ नहीं किया। किसके आधार पर उन्होंने बोला, इस चीज को ध्यान देंगे आप। उन्होंने इसका आधार रखा क्या कि नेचर ओबेज द लॉ ऑफ सिमेट्री, मतलब कि नेचर समरूपता का पालन करता है। प्रकृति समरूपता के नियम का पालन करती है। समरूपता के नियम का पालन कहने का मतलब इसका उल्टा भी सही। अगर कोई कथन कहा जाए, कोई स्टेटमेंट कहा जाए तो उसका उल्टा भी सही माना जाएगा। उसको हम लोग समरूपता कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आप ये देखिए कि आपको मालूम है कि आइंस्टीन ने बताया था कि मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, तो एनर्जी आल्सो कन्वर्टेड टू मास। जहां उल्टा दोनों सही होता है उसी को हम सिमेट्री कहते हैं। तो अब इधर समझेंगे बात को। समरूपता के नियम का ये पालन करता है। इसी के बेस पर इन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो इसी के बेस पर रखा। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि कहने का मतलब है कि अभी आपने पिछले वीडियो में देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या देखा कि लाइट जो वेव है वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है। तो लाइट जो वेव है वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है। तो इन्होंने डी ब्रॉगली ने क्या कहा, नेचर ऑफ सिमेट्री, नेचर ओबेज द लॉ ऑफ सिमेट्री के बेस पर, नेचर लव सिमेट्री, उसके आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जब वेव पार्टिकल बन सकता है, वेव पार्टिकल बिहेवियर शो कर सकता है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल भी जो है वो वेव शो करेगा। तो उन्होंने इसी के बेस पर कहा कि जब कोई पार्टिकल मूव करेगा तो वो वेव बिहेवियर शो करेगा। यही उन्होंने कहा। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जिसका उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, इसी को एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या देखा कि जब कोई वेव चलता है तो वो पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है। लाइट आया, इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इसका मतलब कि उसमें फोटोन पार्टिकल बिहेवियर था, पार्टिकल था। तभी आपने वहां पर E बराबर mc² यूज किया था। m कहने का मतलब मास, मास कहां होगा? पार्टिकल में होगा। तो इसका मतलब है कि लाइट जो वेव है, जिसको आप जानते थे कि वेव है, तरंग है, और वो पार्टिकल माने कण की तरह भी कर रहा है बिहेवियर। तो जब वेव पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल भी वेव बिहेवियर शो करेगा। ऐसा इन्होंने कहा। क्या कहा कि जब वेव चल रहा है तो वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है, लाइट वेव। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर पार्टिकल भी चलेगा तो वो वेव शो करेगा। तो इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। इसको डी ब्रॉय भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, व्हेन particle moves, then each moving particle must associated with wave। इन्होंने कहा क्या कि डी ब्रॉगली ने कहा
कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तब हर मूविंग पार्टिकल एक वेव के साथ एसोसिएट है। मूविंग पार्टिकल के पास एक वेव होता है। पार्टिकल अगर चलता है तो उसके पास वेव जनरेट होते हैं। ये किसके बेस पे कहा? इट्स एक्सप्लेनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, नेचर, लव, सिमेट्री। प्रकृति जो है समरूपता का पालन करती है। अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होता है। उसी तरह वेव पार्टिकल बनता है तो पार्टिकल भी वेव बनेगा। अगर पार्टिकल चल रहा है तो ये वेव बिहेवियर शो करेगा। तो इसके बाद जो कहा उन्होंने कि जब पार्टिकल चल रहा है तो वो वेव शो कर रहा है, तो ध्यान देंगे। और ये पार्टिकल के चलने से जो वेव जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड द मैटर वेव। द वेव which generates with moving particles is known as मैटर वेव। जो मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव जनरेट कर रहा है इसको हम मैटर वेव कहते हैं। अब कहने का मतलब है कि ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल चलता है तो वो वेव बनता है। इसका मतलब है कि पार्टिकल का रिलेशन वेव के साथ है। जहां वेव होता है वहां वेवलेंथ होता है। इसका मतलब क्या है कि यहां भी एक वेवलेंथ होगा, पार्टिकल के चलने में भी एक वेवलेंथ होगा। और वही वेवलेंथ हमें पता करना है कि वो वेवलेंथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में डी ब्रॉगली ने क्या प्रोवाइड किया, तो वेवलेंथ प्रोवाइड किया। तो पार्टिकल का रिलेशन वेव के साथ है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का रिलेशन वेवलेंथ के साथ भी होना चाहिए। तो उन्होंने किया क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड किया। अभी हम इसको फाइंड करेंगे, लेकिन वेवलेंथ फाइंड करने से पहले कुछ हम ये बताना क्या चाहते कि इन्होंने फाइंड किया लेमडा बराबर h/p। तो h/p, अब इस चीज को समझिए, यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अब ये वेवलेंथ क्या बताता है इसके बारे में समझ, इसको प्रूफ करेंगे तुरंत। अच्छा एक चीज समझे, लेमडा का मतलब क्या, वेवलेंथ इज रिलेटेड टू वेव। p का मतलब आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, mv। m मतलब मास का मतलब क्या, पार्टिकल। ध्यान देंगे आप, पार्टिकल। यहां क्या पता चल रहा है कि वेव का रिलेशन किसके साथ है, पार्टिकल के साथ है। एक पार्टिकल अगर मूव करता है तो ये एक रिलेशन से वेव प्रोड्यूस हुआ, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया, वेव प्रोवाइड किया। तो यही जो है इसका मतलब है कि पार्टिकल इज रिलेटेड टू वेव। ध्यान देंगे आप, इसी को प्रूफ कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है E का वैल्यू h न्यू होता है। वेव बिहेवियर के लिए, और अगर पार्टिकल बिहेवियर है तो उसका एनर्जी m इंटू सी स्क्वायर होता है। तो ये भी E और ये भी E, दोनों आप E को इक्वेट कर लीजिए फ्रॉम 1 and 2। 2 । 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴
एच न्यू बराबर हुआ m इंटू सी स्क्वायर। आपको ये मालूम है न्यू का वैल्यू होता है c बाई लेमडा, तो आप न्यू की जगह आप c बाई लेमडा लिख सकते हैं। एक सी कैंसिल हो जाएगा, h बाई लेमडा इक्वल टू m इंटू सी। आप जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। p बराबर मास m, वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट c यूज करते हैं, m इंटू सी। फ्रॉम 3 and 4 h बाई लेमडा, m इंटू सी की जगह आप p लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं लेमडा को यहां p को यहां ला देते हैं, तो लेमडा बराबर h बाई पी। This wavelength is known as de Broglie। de Broglie कहते हैं इसको, de Broglie wavelength। इस वेवलेंथ को हम de Broglie wavelength कहते हैं। आपको यहां पता क्या चल रहा है कि लेमडा जो मिला ये वेव बिहेवियर शो करता है और ये पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। अच्छा, अब ये देखिए हमने ये कहा, इसको आप थोड़ा सा सोच भी ये सकते हैं कि आखिर ये हमें, जब ये कहने का मतलब है कि जब हम ये चलते हैं, हम भी एक पार्टिकल मैटर से बने हैं, मतलब हमारे यहाँ भी पार्टिकल, हमारे बॉडी में भी पार्टिकल्स हैं, हम चलते हैं तो वेव बनता है, ये दिखाई क्यों नहीं देता? तो इसका बिहेवियर आप सोचिए थोड़ा ध्यान से कि इस चीज को ये हमें महसूस क्यों नहीं होता है? ये वाला वेवलेंथ अगर वेव बनता है तो ये वेवलेंथ फॉर्म क्रिएट क्यों नहीं होता है? तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि ये वेवलेंथ बनता नहीं है। बस वही चल ध्यान से। अब इसको आप सोच सकते हैं कि ये वेवलेंथ बनता होगा, इसको प्रूव किसने किया? तो जर्मर और डेविसन ने प्रूफ करके बताया कि नहीं, पार्टिकल के चलने से वेव बनता है और वेवलेंथ मिलता है। लेकिन वो प्रूफ किसने किया? वो इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूफ किया। अगला वो एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से समझिए। तो लेमडा बराबर जो है वो है h बाई पी। तो लेमडा बराबर h बाई पी का वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v। मतलब आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से। m मतलब मास, ये मास है बॉडी का। तो यहां से आपको पता क्या चलता है? लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ जो है अधिक मिलेगा, और जिसका मास अधिक होगा उसका वेवलेंथ कम मिलेगा। तो हमारा बॉडी जो है ये, हमारे बॉडी का मास जो है वो ज्यादा है, इसलिए जो हमारा वेवलेंथ मिलेगा वो कम मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अगर कोई बॉडी हो जिसका मास है 100 kg, और वो आप समझिए 100 मीटर पर सेकेंड, जो बहुत बड़ा स्पीड है, या 10 ही मान के चलिए, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है। तो इसका आप वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, लेमडा बराबर h बाई एम। h का वैल्यू आप जानते हैं 6.63 इंटू 10 पर -34 जूल सेकेंड।
मास कितना 100, वेलोसिटी कितना 10। तो अब इधर देखिए आप, ये जो आप लेमडा बराबर 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 1000 मतलब 10⁻3। तो अगर आप देखते हैं ये, तो लेमडा का जो वैल्यू आता है 3 ऊपर चला जाएगा, तो 6.63 इंटू 10⁻37 मीटर। अगर आप इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करते हैं, तो 10⁻10 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर एंगस्ट्रम में बदल जाएगा। तो जब ये एंगस्ट्रम में बदल जाता है तो आप लेमडा का वैल्यू आता है 6.63 इंटू 10⁻27 एंगस्ट्रम। ये देखिए 10⁻27 एंगस्ट्रम, ये बहुत छोटा वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ ट्रेस नहीं किया गया है। इतना छोटा वेवलेंथ जिसको हम पता नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़े मास के लिए हमें पता नहीं चल पाता है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन वही जो है जर्मर और डेविएशन जब आते हैं, इसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट होगा जर्मर डेविएशन एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का पता किया। इलेक्ट्रॉन का उन्होंने पता किया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है, और पार्टिकल का वेव जो है वो पार्टिकल से एक्सपेरिमेंटली उन्होंने पता किया कि वो वेवलेंथ फॉर्म करता है। उन्होंने पता किया कि वेवलेंथ फॉर्म करता है, मतलब इसका मतलब है कि वो पार्टिकल वेव क्रिएट करता है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका मास बहुत छोटा है, वेवलेंथ बड़ा होगा, और वो वेवलेंथ होगा जिसे आप ट्रेस कर सकते हैं। मास बहुत छोटा है। अगर आप देखिए 6.63 इंटू 10⁻34, मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी जिस ऑर्बिट का जो भी वेलोसिटी। अब ये देखिए -31 ऊपर जाएगा, +31 हो जाएगा, ये -3 के ऑर्डर में है ये। 10⁻³ के ऑर्डर में अगर आपको ये मिलता है, इसका मतलब ये वेवलेंथ कंसिडरेबल है। इस वेवलेंथ को आप फाइंड कर सकते हैं, ये मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कारण क्या है, हम चलते हैं तो हमको हमारे चलने से वेव बनता होगा, लेकिन ये पता नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है बहुत छोटा है, इसलिए हम पता नहीं कर पाते। तो अभी ये आपने देखा कि क्यों पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में पता किया गया, क्योंकि उसका मास बहुत छोटा है। अब यही जो वेवलेंथ पता किया गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पता किया गया। वेवलेंथ रिलेटेड विथ काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। इसको यदि आप E लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम E लिखते हैं,
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। P बराबर m इंटू वी। यहां से आप v का वैल्यू निकाल लीजिए, P बाई एम। Putting the value of v in equation 1, पहले इक्वेशन में रखते हैं E बराबर 1/2 m, v की जगह हो जाएगा P बाई एम। v स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, E बराबर हुआ पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी स्क्वायर का वैल्यू 2me, तो P का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2m। ये मोमेंटम मिला अंडर रूट 2me। तो लेंडा का वैल्यू होता है क्या, h बाई पी। पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2me। तो यहां वेवलेंथ जो मिला वो एनर्जी के फॉर्म में मिला, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ध्यान से समझेंगे बात को अच्छी तरह से। ये वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिला, कुछ नहीं था। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम स्क्वायर होता है, इसको आपने ई लिख दिया, हाफ एम स्क्वायर। मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, पी बराबर एम भी। यहाँ से बी का वैल्यू निकाल दिया, यही बी का वैल्यू आपने यहाँ रख दिया, रखने के बाद पी निकाल दिया। और आपको मालूम था लेम्डा का वैल्यू h बाई पी होता है, ये पी का वैल्यू अंडर रूट 2me हो गया। अब देखिए आप, यही वेवलेंथ हम पोटेंशियल के फॉर्म में निकालने जा रहे हैं। अभी हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पोटेंशियल के साथ देखेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए यहां कोई चार्ज है, इनिशियल पोटेंशियल इसका 0 है, m मास v वेलोसिटी के साथ मूव किया। तो यहां आपने इसको कौन सा एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा प्लेट जिसका पोटेंशियल v है, यहां तक ये चार्ज आता है। तो आप यहां पर इसको आपने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया। एट फर्स्ट प्लेट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू चार्ज Q। आपने काइनेटिक एनर्जी Q चार्ज को प्रोवाइड किया। अगर काइनेटिक एनर्जी E बराबर लिखते हैं तो आप हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होता है पोटेंशियल के वर्क में। तो अब देखिए, आपको मालूम है कि V बराबर होता है W बाई Q। तो W बराबर इस प्लेट पर आके QV। ये वर्क हुआ कैसे, तो ये काइनेटिक एनर्जी खत्म करके ये वर्क हुआ,
इस प्लेट पर आके ये वर्क हुआ, तो इसका मतलब है ये पोटेंशियल वर्क है। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। दिस वर्क मतलब पोटेंशियल, दिस वर्क is done by the consumption of काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क है काइनेटिक एनर्जी को नष्ट करके हुआ है। इसका मतलब है शुरू का काइनेटिक एनर्जी बाद के इस वर्क के बराबर होगा। शुरू का काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए E जो यहां पर है, बाद का ये वर्क का वैल्यू क्यू भी। तो E बराबर क्या मिला, क्यू भी। इससे पहले आपने निकाला था लेमडा बराबर h बाई अंडर रूट 2m E। E की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे पुट कर लीजिए, क्यू भी। ये चार्ज के लिए पोटेंशियल के बेस में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिला। अगर यही आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन 1, तो आप Q के जगह मैग्नीट्यूड चार्ज E लिखते। तो Q की जगह जब आप E लिखते तो लेमडा बराबर h बाई अंडर रूट 2m, Q के जगह E होता और ये V होगा। m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये मास ऑफ चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन लिखे आप तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें आपको मालूम है कि h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 पर -34 जूल सेकेंड इसका वैल्यू। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पर -31 kg। E 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। ये सब नोन है। इसको अगर आप पुट करके आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है 12.27 इंटू 10 पर -10 डिवाइड बाय, ये सब सॉल्व हो गया। अंडर रूट केवल क्या बचा हो, V पोटेंशियल मीटर में। लेकिन हम जानते हैं 10 टू पावर -10 मीटर का मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। ये एंगस्ट्रॉम होगा तो 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। ये आपको जो वैल्यू मिला वो इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ और ये किसी भी चार्ज के लिए वैल्यू था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल देखेंगे। आपको मालूम है कि अगर ये कोई गैस का कंटेनर है तो गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं। ये रैंडम मोशन में होंगे। तो इसका आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। इसके भी मास है, मूव करेगा तो इसके पास वेवलेंथ क्रिएट हुआ और वही वेवलेंथ क्रिएट जो होगा उसी का वैल्यू पता करना है। तो अब आप ये देखिए कि कुछ देर पहले आपने लेमडा का वैल्यू h बाई
अंडर रूट 2me पता किया था। और आपने फर्स्ट ईयर में 11th क्लास के हीट में आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आप गैस का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड किए थे। काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक के लिए आपने पता किया था 3/2 kT, प्रूफ किया था आपने कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है। और ये टी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आप लेमडा बराबर h/√2m e के जगह 3/2 kT लिख सकते हैं आप। 2 से 2 कैंसिल, h का वैल्यू आ गया 3m kT। यहां k का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसका वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। m मास है, कंप्लीट मास। तो अगर आप ये सारे का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो इसको अगर आप चाहें तो पुट करने के बाद आप सिंपली लेमडा का वैल्यू 25.6 √m कैपिटल M मोलर मास है। इसमें और इसमें अंतर है, ये मोलर मास है, इसमें मास वैल्यू लिखना है और ये मोलर मास है। और T यूनिट इसका क्या होगा, एंगस्ट्रॉम। तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ 3/2 kT। E की जगह आपने लिख दिया 3/2 kT, 2 कैंसिल होकर ये वैल्यू मिला। यहाँ टोटल मास है, हीलियम की बात करें आप, टोटल मास तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, आप ये मास लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप मोलर मास लिखेंगे तो केवल 4 लिखेंगे हीलियम का, ये दोनों में अंतर है। टी टेम्परेचर हो गया, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारा वैल्यू, इसमें 1.67 भी एडजस्ट कर लिया गया है केवल मोलर मास रख के एडजस्ट कर लिया गया। टी और m जो बचा 4 उसका, उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करके ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में लाया गया है। ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए।